पुष्कर सिंह धामी देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में वो शामिल हुए। मीटिंग के दौरान 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन का दौर चला, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। मीटिंग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री तमाम लोग मौजूद रहे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस का मंथन अभी भी चल रहा है। आपको बताएं कि कल राहुल गांधी के घर पर एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें सबसे एक एक करके बातचीत की गई। बावजूद इसके कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो आज भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने विधायकों से एक एक करके बात की है, लेकिन अभी भी बात साफ नहीं हुई है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के बीच में कैसे समन्वय बनाया जाए। इन दो नामों को लेकर आज भी मंथन का दौर जारी है। कल ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी से 1 to 1 सबकी बातचीत हुई है तो अब कोई ना कोई समाधान जरूर निकल के सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी वही कंफ्यूजन है। आज राहुल जी के साथ बैठ करके, क्योंकि कल पूरे साथियों से बात नहीं हो पाई, साथी रह गए थे, तो सारे साथियों से बात करने के बाद मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है जो अनिर्णय की स्थिति है उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से अभी भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष, इन दोनों पदों को लेकर जो गुटबाजी है वो खुल करके सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी नाम तय नहीं हो पा रहा है इतना वक्त लगने के बाद भी। और अब तो राहुल गांधी से 1 to 1 हर किसी की बातचीत भी हो गई है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो ये मंथन का दौर चला आ रहा है, चलिए और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, कल 1 to 1 के बाद भी बात नहीं बन पाई है। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कल से राहुल गांधी लगातार उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक ले रहे हैं और अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक राहुल गांधी के घर पे चल रही है। कल अगर बात करें तो कल भी हरीश रावत, इसके अलावा प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, गणेश गुलदियाल और इसके अलावा अगर बात करें तो वो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, ये लोग मौजूद थे। इनसे बातचीत की गई, एक एक करके भी बातचीत की गई, सबके मन को जाना गया। इसके बाद कल के बाद आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से सुबह 10:30 बजे ये बैठक बुलाई थी और 1 बजने को आ गए हैं, यानी कि 2.5 घंटा से ऊपर ये बैठक हो चुकी है और अभी भी अंदर बैठक चल रही है। बैठक से अभी केवल 2 व्यक्ति बाहर निकले हैं, उनमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत है। ये दोनों नेता बाहर निकल चुके हैं क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी से अपनी बात बता दी है। अकेले में राहुल गांधी के साथ जाके इन्होंने अपनी बातचीत की है और राहुल गांधी को बताया कि क्या कुछ प्रदेश के लिए हो सकता है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। हो गई है, लेकिन इसका असर देहरादून तक कैसा पड़ रहा है और उत्तराखंड की ओवरऑल राजनीति में, जहां विपक्ष की भूमिका के लिए इस वक्त मजबूती देखी जानी चाहिए, आप भी अपनी बिसात बिछाने लगा है। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अजीत जी, ये जो इतना वक्त लग रहा है, इतनी कंफ्यूजन है, उसका सीधा असर पड़ेगा, चुनाव तो सिर पर है। स्नेहलता, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो ये 2022 से पहले जब पार्टी को तैयारियां करनी चाहिए थी, पार्टी को प्रत्याशी चयन पर बात करनी चाहिए थी, पार्टी को अपने विधायकों पर और जो भावी प्रत्याशी हैं उनके रिपोर्ट कार्ड पर ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पर पार्टी अपने इंटरनल पावर गेम में उलझ गई है और यहाँ पर पावर गेम केवल हरीश रावत और वर्सेज अदर्स हो गया है। हरीश रावत चाहते हैं कि उनकी पसंद का अध्यक्ष बने, जैसा अभी अविनाश बता रहे थे कि यहाँ पर केवल अध्यक्ष और मामला अध्यक्ष का है, लीडर अपोजिशन का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अध्यक्ष दोनों खेमे अपने पसंद का कोई अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के पिछले विधानमंडल में, पिछली विधानसभा में मात्र 70 में से 11
MLA चुनकर आए थे और यही हालत थी जब उस समय भी बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस के भीतर था। हरीश रावत दोनों सीटें अपनी चुनाव से हार गए थे, हरिद्वार ग्रामीण और उधम सिंह नगर से किच्छा। दोनों विधानसभा चुनाव हारने के बाद, सिटिंग मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ा था। कार्यकर्ता इस पसोपेश में है उत्तराखंड में कि ये जो नाटक पिछले 40-42 दिन से दिल्ली में चल रहा है, आखिर इससे निजात कब मिलेगी और उसका नतीजा क्या है? इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी अध्यक्ष की कुर्सी और अपने हिसाब से पार्टी के भीतर बिसात बिछाने के चक्कर में फायदा कोई तीसरा उठा ले जाए। जबकि देखिए, ऐसी साइकोलॉजी है उत्तराखंड के लोगों की, इस बार भाजपा अगली बार कांग्रेस। जी बिल्कुल, अभी तक तो देखिए स्नेहलता यही होता आया है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नारा दिया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीटें लानी हैं, तो मतलब वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर यहाँ तक जुट गई है। हालांकि उनकी हालत भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हालत उनसे बुरी है, उनसे अच्छी नहीं है। और चूंकि एक चीज़ राहत देने वाली कांग्रेस के लिए होती है क्योंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई निर्णय नहीं लेने होते, तो पब्लिक की सिंपैथी, एंटी इनकम्बेंसी का इनका फायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो विवाद पिछले 40-42 दिन से चल रहा है, अध्यक्ष को लेकर तो कोई तारतम्य, कोई सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। दोनों गुटों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं। और अपनी पसंद का अध्यक्ष क्यों चाहते हैं, उसके पीछे भी एक वजह होती है। चूंकि इनके पार्टी संविधान में ये बात तय होती है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा वही हर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के 3-3 नामों के पैनल भेजेगा। और चूंकि अध्यक्ष के पास साथ चुनाव के समय बहुत पावर होती है अध्यक्ष के पास, तो इसीलिए प्रीतम सिंह चाहते हैं उनके जो पसंद का कोई नाम हो वो बने, हरीश रावत चाहते हैं वो बने। चूंकि ये लड़ाई टोटल मिला करके ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के भी है, जो कांग्रेस के भीतर जो घमासान मचा है। और हरीश रावत इस समय अपनी, अगर हम एक कैलकुलेट करके भी कहते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से भी कहते हैं, उनके राजनीतिक तजुर्बे के हिसाब से भी कहते हैं, वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। वो इस बार मतलब उनके खेमे में स्थिति ये है डू और डाई, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का भी मामला वहां पर चल रहा है। उधर प्रीतम सिंह की इंदिरा हृदय के निधन के बाद थोड़े उनका खेमा कमजोर जरूर हुआ है। लोग लड़ाई लड़ेंगे, उस बीच कहीं ये चुनावी प्रचार प्रसार का वक्त ना बीत जाए। अविनाश से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अविनाश, कोई सुगबुगाहट है कि ओवरऑल कब तक? बड़ा सवाल है, आखिरकार कब तक इंतजार होगा, कब तक ये अंतर्कलह चलेगी, कब मैदान में उतरेंगे? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो राहुल गांधी इसीलिए कल से इस पूरे चीज़ को लेकर मंथन कर रहे हैं। कल उन्होंने बैठक की, आज उन्होंने बैठक की। उम्मीद अब जताई जा रही है कि आज वो पूरी बैठक का निस्तारा कर लेंगे। सभी विधायकों से मन की बात जान ली है, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आज देर शाम या फिर कल तक हो सकता है कि नए CLP नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि प्रीतम सिंह को CLP नेता के नाम पर सहमति बनवाई जा रही थी। लेकिन प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष उनके गुट का नहीं होगा या निर्विवाद या निष्पक्ष नहीं होगा तो वो CLP नेता का पद नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि जिसको पार्टी चाहे वो बना दे, वो बतौर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। वहीं हरीश रावत ने भी 2 टूक कह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के अंदर रिवाइव करना है, सत्ता में आना है, तो उनको कमान सौंपनी होगी और उनके पसंद का प्रदेश अध्यक्ष देना होगा, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना होगा। तो इस तरीके की बात राहुल गांधी के पास पहुंचाई गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने खुद ये बैठक बुलाई है और सभी विधायकों से और सभी जो पूरी बिल्कुल। तो कुल मिला के आज शाम तक क्या पता पटाक्षेप हो जाए इस नाम को लेकर, जो अभी तक लंबा मंथन का दौर चला है। अजीत जी आपका शुक्रिया, अविनाश आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़े, बात कर लेते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन के मुद्दे पर क्या कहा। सीएम ने प्रदेश में हो रहे पलायन पर चिंता जाहिर की है, साथ ही इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। उत्तराखंड में पलायन एक ऐसी समस्या बन गई, पलायन आयोग की बात हुई, लेकिन इस पर कोई, जिसे कहा जाए धरातल पर कोई ठोस नीति आज तक या ठोस कुछ नहीं उतर पाया। धामी साहब, आपके भी सीने में दर्द होगा इस पलायन को लेकर। नहीं, चूंकि मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ हूँ जी, जो उत्तराखंड का एक छोर है जी, बिल्कुल। जहाँ से हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है, चाइना बॉर्डर आ जाता है, नेपाल बॉर्डर आ जाता है। और कार्यस्थली के रूप में मेरा कर्म क्षेत्र अभी तक खटीमा क्षेत्र रहा है, जहाँ की जनता मुझे सेवा का अवसर प्रदान करती रही है लगातार। तो मैंने उन सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, और मैंने पहले भी इसके लिए बात उठाई थी कि सीमांत क्षेत्र में काम करने वाले जो नागरिक हैं वो केवल एक नागरिक ही नहीं है, वो हमारे सीमा के प्रहरी भी हैं जी, सीमा की रक्षा भी करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे।
और देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। सीएम ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं और आंदोलनकारियों से भी बात करके आपत्तियों को जानकर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम देवस्थानम बोर्ड की बात करें, उस पर क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, चुनाव आपके सामने है और उत्तराखंड के लिहाज से इसे छोटा मसला हम नहीं कह सकते। नहीं, देवस्थानम बोर्ड पर हम समीक्षा कर रहे हैं जी। हम किसी का भी अहित उसमें नहीं होने देंगे। जी, यानी आपका कहना है कि जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से जो तमाम आंदोलन भी हो रहा है उस पर, तो उन आंदोलनकारियों से आपका कहना है कि आप इस पूरे मसले की समीक्षा करेंगे। हाँ, उनसे बात करेंगे, आंदोलनकारियों से भी बात करेंगे। उनकी जो उसमें जो क्वेरियाँ आई हैं, जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी आखिर किस चीज़ पर आपत्ति है, हम उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमने उसके लिए हमने जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जी, तो जल्द देवस्थानम बोर्ड पर फैसला सामने आ सकता है। हाँ, भी समीक्षा करेंगे, उस पर जो अच्छा होगा वो करेंगे। और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बलूनी की केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ उत्तराखंड में कैंसर अस्पताल खोले जाने को लेकर बातचीत हुई। केंद्र से अनिल बलूनी ने कैंसर अस्पताल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग मांगा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर कोई अच्छी खबर मिल पाएगी। तो कैंसर अस्पताल की मांग, और कह सकते हैं बहुत दिल के करीब इस मांग को लेकर पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके पास आया हूं और आप एटॉमिक एनर्जी विभाग को भी देखते हैं, जो कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल जिसके तत्वाधान में आता है। मैं आज डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड में टाटा कैंसर हॉस्पिटल की एक इकाई खुले, जल्दी से जल्दी खुले और उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं उनको लाभान्वित वो सब हो सके। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुभव आग्रह किया है और मुझे जिस तरह की हम दोनों की बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए जल्दी ही एक अच्छी खुशखबरी हम लोगों को मिल पाएगी। माननीय अनिल बलूनी जी ने ये प्रस्ताव रखा है और निश्चय ही हम एटॉमिक एनर्जी के विभाग के समन्वय से और टाटा मेमोरियल सेंटर के समन्वय से ये प्रयास करेंगे कि जितनी बड़ी यह व्यवस्था वहां पर स्थापित हो सके उसका प्रयास किया जाए। इसको लेकर के टाटा मेमोरियल अस्पताल के जो मुखिया हैं डॉक्टर बड़वे, मैंने उनसे भी बात की है, वो भी इसका अध्ययन करेंगे और शीघ्र ही हम इसमें कुछ ना कुछ पेशकदमी करेंगे। और खबर मिल रही है कि मसूरी की एलबीएस एकेडमी में नई नवेली भवन के पुश्ता के ढहने की खबर है। एक बड़ा पेड़ रास्ते पर आ गिरा है, जिससे पूरा रास्ता अब रुक गया है। मसूरी फायर सर्विस ने पेड़ के एक हिस्से को काटकर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तो बना दिया है, मगर रोड पर अभी भी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। लोग परेशान हैं। मसूरी में 2 दिनों से लगातार बारिश है। कई जगह से भूस्खलन और मलबा आने से कई रास्ते भी बाधित हैं। वहीं दूसरी ओर मसूरी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 707A कैंपटी फॉल के कांडी खाल के पास बाधित हो चुका है। बड़ी खबर मिल रही है पिथौरागढ़ के धारचूला में बारिश से भूस्खलन और खुमता ग्राम पंचायत में बारिश के बाद भूस्खलन की खबर आ रही है। भूस्खलन से कई पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो जैसे बारिश की खबर आ रही है, इसके साथ देखिए तस्वीरें आ चुकी है भूस्खलन की। ये खुमता ग्राम पंचायत में बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। खुमती ग्राम पंचायत के लेक सल्ली बाजनी तोक में भारी बारिश हुई और बारिश के बाद ये भूस्खलन। बजानी, मल्लाधुरा, पतलल और जुडांग अमलियानी को जोड़ने वाली ये तमाम पैदल मार्ग हैं अब क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा आपको बताएं पेयजल, खेत और भूटव में भी ध्वस्त तमाम व्यवस्थाओं की तस्वीरें आने लगी हैं, खबर आने लगी है। तो कुल मिलाकर पहाड़ों की बारिश कैसे आफत बन के टूट रही है आप देखिए। कमोबेश कई इलाकों से भूस्खलन की खबरें हैं और तस्वीरें हैं, जिसे देखकर हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की जिंदगी कितनी दुश्वार हो चुकी है। लगातार बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही और भूस्खलन से जो भी पैदल कच्चे रास्ते हैं वो और बदहाल हो चुके हैं।
और उधर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक यमुना घाटी में पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। घाटी के ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों की आप बात करें तो 2 दिन की लगातार बारिश मुसीबतों को बढ़ा रही है। नौगांव गड़ोड़ी मोटर मार्ग पर बरसाती नाले पर उफान और उसके बाद की हालत देखिए, लोगों में दहशत है। बड़कोट के मोल्डा गांव में करीब 10 मीटर पुश्ता भूस्खलित होकर ढह चुका है। कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है और ये वो रास्ते हैं, वो सड़कें हैं जिस पर अमूमन लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब उनकी हालत देखिए जरा। तो ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि लगातार बारिश जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले लगाया था और वो सटीक साबित हुई, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के लिए वो रास्ता जिस पर आया जाया करते थे, जरूरी रास्ते हैं जो लोगों को गाँव को जोड़ा करते थे, वो जगह जगह से कैसे ध्वस्त हो गए हैं वो आप देखिए। और ये वो रास्ते हैं जिस पर लोग चला करते थे, लेकिन अभी बरसाती नाले की वजह से ये सारे नाले उफान पर हैं, रास्तों पे पानी है और वो भी तेज बहाव के साथ। खबरों का रुख करते हैं जहां उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है, जिस वजह से शिक्षा का स्तर भी सुधर नहीं रहा है। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार कोशिशों में है। उधर डाइट से प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों की नियुक्ति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। विद्यालयों को हमने बढ़ावा देने की कोशिश की है और जिसमें नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए 100% कक्षा 6 से हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चों को आज की जो आधुनिक शिक्षा है, इंग्लिश की आवश्यकता है, उसकी पूरी करने की एक कोशिश है। और अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर आ उतरे। ग्राम प्रधानों ने विकास भवन पर प्रदर्शन किया और कहा, अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी जो 12 सूत्री मांगे थी, प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया है। हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई हैं, तो इस तौर पे हमें यहाँ पे विकास भवन पे कूच करना पड़ा। इसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम 21 तारीख को कलेक्ट्रेट पे कूच करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो उसके बाद हम लोग देहरादून कूच करेंगे। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों के बीच मारपीट की खबर है। आरोप है कि एक जूनियर डॉक्टर ने मरीजों के साथ मारपीट की है। आरोप ये भी है कि एक युवक अपने पिता को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था, जहां जूनियर डॉक्टर ने पहले तो इलाज में लापरवाही की और जब उन्हें सवाल किया गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। अस्पताल प्रबंधन मामले में अब जांच करवा रहा है। ये हमसे कह रहे हैं कि तुमने फिर तो ये पूरा मामला सुशीला देवी अस्पताल का है, जहां पर एक शख्स अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है। यहां परिजनों को लगता है कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। इस पर वो जवाब तलब करते हैं जूनियर डॉक्टर से। तो कुल मामले में अब बताया गया कि जूनियर डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी, लेकिन पूरे माहौल में बवाल और अस्पताल की हालत आपके सामने है। बदतमीजी हुई। उसके बाद इन लोगों ने कहा भी कि आप तो भाई भगवान स्वरूपी हम लोग मानते हैं, आप राक्षस स्वरूपी क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पूरा एक हुजूम, एक ग्रुप, एक गुट जो रेजिडेंट होंगे यहाँ के हॉस्टल में, वो सारे अपनी शॉर्ट्स में बनियान में आए, लैब कोट उतरे। उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ के बहुत मारा है और वहाँ पे आप अंदर देख लीजिए उनका हाल क्या है। लोगों को चोट भी दिख रही है उसमें। देखो इतना भी बारीकी मेरे को भी नहीं पता, मौका वारदात तो मेरा कहना सही नहीं होगा। अभी सीसीटीवी फुटेज है, बढ़िया सीसीटीवी है, वहाँ देख लेंगे, उसमें सब हो जाएगा। उसमें ओपन टू ऑल जांच का विश्लेषण होगा, होनी चाहिए जांच। कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च 2020 से अभी तक देहरादून रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस, देहरादून इंदौर एक्सप्रेस और देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन, इनका संचालन बंद है। ट्रेनों का संचालन नहीं होने से मध्य प्रदेश, आगरा, झांसी, उज्जैन से जो यात्री हैं उनको राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी ओर काठगोदाम और लिंक एक्सप्रेस का संचालन भी हफ्ते में 3 दिन ही किया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें रेगुलर चला करती थी। देहरादून से उज्जैन और देहरादून से इंदौर ये गाड़ी अभी नहीं चली है, और एक सहारनपुर पैसेंजर गाड़ी हमारी जो डेली जाती थी सुबह देहरादून से सहारनपुर से वापस आती थी, ये 2 गाड़ियाँ अभी चली नहीं हैं। इनका प्रपोजल गया हुआ है हेडक्वार्टर को और शीघ्र चलने वाली हैं ये, और बाकी सब गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं। लिंक एक्सप्रेस है जो इलाहाबाद जाती है, वो हफ्ते में 3 दिन चल रही है, सोमवार, बृहस्पति और शनिवार
ऐसे ही काठगोदाम हमारे यहाँ से डेली जाती थी रात को। अब 3 दिन चल रही है, मंगल, बृहस्पति और शनि। बाकी अभी जैसे जैसे अभी जो तीसरी लहर का सुन रहे थे, इसलिए अभी 3 दिन स्पेशल के नाम से चलाया जा रहा है। मसूरी के चलचला गांव में जब शासन प्रशासन की ओर से सड़क बनाए जाने की मांग पूरी नहीं हुई तो गांव वालों ने ये बीड़ा खुद उठा लिया। सड़क न होने से काफी दिक्कत थी। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कई बार सड़क की मांग भी रखी गई, लेकिन उन्होंने सड़क निर्माण नहीं कराया तो खुद ही सड़क निर्माण कार्य गांव वालों ने शुरू कर लिया। अब बात फूलों की घाटी की। इन दिनों ब्लू पॉपी के फूल खिले हुए हैं। घाटी में जगह जगह ब्लू पॉपी की महक है। फूलों की घाटी को देखने के लिए पहुंचे सैलानी इन दिनों इस ब्लू पॉपी को देखकर काफी रोमांचित हैं और इसके अलावा ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में कई और वैरायटी की, कई और स्पीशीज के फूल यहां पर खिलेंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है चोपता दुगल बिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ है। जगह जगह से पर्यटकों के तुंगनाथ चोपता पहुंचने के बाद स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है। पिछले महीने लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के ना पहुंचने से स्थानीय लोगों की आय बुरी तरह से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे अब आय भी बढ़ने लगी है।